हेलो स्टूडेंट्स, नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज आ गए हैं हम द हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर के। जितने भी हैं हम जैसे कि आपने को बता रहे हैं कि 2-3 दिनों से हम कुछ काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर में। अभी जब वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आपको 1 जुलाई यानी कि मंडे से बिल्कुल नई चीज़ें मिलेंगी, टाइम पर शेड्यूल सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल हमारी अभी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो, इसलिए हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए करंट वगैरह लेके आते रहते हैं, सो डैट आप डे टू डे लाइफ में करंट से अपडेटेड रहें, बिल्कुल भी आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है अलग अलग सेगमेंट से, साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, साथ के साथ इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सभी न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और सभी टॉपिक्स के ऊपर में एनवायरमेंट से रिलेटेड भी 1-2 आपके आर्टिकल्स हैं, तो उनको देखेंगे डिटेल में। जिन टॉपिक्स में हमको थोड़ा सा एडिशनल जानकारी की ज़रूरत होगी उसको हम लेते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी क्लास होगी लेकिन आपके लिए एक पावर बूस्टिंग क्लास होगी, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स में हमें किन टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा करनी है। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा, जो कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने भी उसको एड्रेस कर दिया, पार्लियामेंट में भी एड्रेस हो गया, ओवरऑल पूरे इंडिया में कंट्रोवर्सी चली रही है। एनटीए की एक तरीके से क्या अभी महत्ता है गुणवत्ता के ऊपर में, उसकी क्वालिटी, साथ के साथ में जो नीट एग्जाम है उसको लेकर के। तो अभी बात की गई है एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी कॉल्स फॉर सजेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात की गई है, जैसे मैंने बताया था कुछ दिनों पहले जब हमने इसको डिस्कस किया था, तो बताया था कि एनटीए के ऊपर में एक पैनल बैठने जा रही है। इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस कमेटी को एड्रेस कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं। और वो एक तरीके से रिकमेंडेशन मांग रहे हैं पेरेंट्स से, साथ के साथ में स्टूडेंट से, कि किस तरीके के रिफॉर्म करके एनटीए को और इफेक्टिव एजेंसी बनाया जा सकता है। तो 7 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। इसमें पेरेंट्स से, स्टूडेंट से एक तरीके से रिकमेंडेशन मांगी गई है, सजेशंस मांगे गए हैं। इसके ऊपर पे फिर पैनल जो है वो काम करेगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। अगर हम बात करते हैं, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं या इफेक्टिव लॉ मेकिंग की बात करते हैं, तो जब आप, एक तो बात होती है कि पॉलिसी आप किसके लिए बना रहे हैं, जनता के लिए बना रहे हैं। अगर आप जनता को ही उसमें शामिल करते हैं तो एक इफेक्टिव पॉलिसी जो है वो बन करके आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो भी कमेटी बैठी है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट से ही पूछ करके सारी चीज़ें एक तरीके से सजेशन लेकर के इनके ऊपर में काम होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है, ये बॉटनिकल इंस्टीट्यूट सेट्स आउट टू रिव्यू रेयर फ्लावर्स यूज्ड इन जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे कैंपस जो है, पूरा जो टेम्पल का उसको तोड़ा जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वहाँ पर अभी जो हमारी लखनऊ में बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत सारे पौधों की प्रजातियों के ऊपर में रिसर्च करती है, उसने जगन्नाथ टेम्पल में कुछ रेयर स्पीसीज़ को लगाने की बात की है, और CSIR के साथ मिलकर के ये पूरा टाई अप चल रहा है। तो देखेंगे हम किन किन टॉपिक्स में और किन किन फ्लावर्स के ऊपर में, किन स्पीसीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या खासियत है इनके बारे में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अपरोर इन पार्लियामेंट एज अपोजिशन रेज नीट यूजी इश्यूज़। तो अभी जब ही से पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट हुआ है, 18वीं लोकसभा जो हुई है उसका सभी सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है, उसके बाद से ही वहाँ पर जब भी सत्र चालू होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो नीट का होता है। और ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भविष्य इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अपोजिशन पार्टी ये भी इंश्योर करना चाहती है कि जनता की जो आवाज़ है वो एटलीस्ट संसद में उठाई जाए। तो इसको लेकर कि राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह पे जो सत्र चल रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लासेस हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टी थोड़ा सा हंगामा कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है गवर्नमेंट से, इसको लेकर के ये बात की गई है। तो क्या है न्यूज़ उसको देखेंगे, और यहाँ पर रूल 267 जो है राज्यसभा का, उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हो रही है जिनके ऊपर में इतना डिबेट हो रहा है, ये राज्यसभा का जो रूल है 267, पॉलिटी का एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये चर्चा में आ गया है इन सारे हंगामों के बीच में। तो क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया स्लैम्स डीपली बायस्ड US रिपोर्ट टू रिलीजियस फ्रीडम। मैंने कल ही परसों इसको डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि डेफिनेटली इंडिया इसके ऊपर में ज़रूर से ज़रूर क्या करने वाला है, रिप्लाई देने वाला है। तो बात की जा रही है USA ने जो 2023 की रिपोर्ट निकाली है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके घरों को अबॉलिश किया जा रहा है, उनके जो मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ें हैं, उनके धार्मिक स्थल हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ कहीं ना कहीं खतरे में है, डर का माहौल है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वर्डिक्ट जो है वो USA के द्वारा आई थी इंडिया को लेकर के। अभी इंडियन जो गवर्नमेंट है और जो हमारे फाइनेंस, जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया है इसके बारे में, तो बात करेंगे हम, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर में। अगली जो न्यूज़ है वो S जयशंकर जी से रिलेटेड है। अभी जो SCO की मीटिंग होने वाली है जुलाई में, और यहाँ पर जो है
पीएम को जाना चाहिए जनरली, बट इस बार पीएम ना जा करके हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है वो जाने वाले हैं। तो एससीओ के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से यूपीएससी में भी आपके लिए बहुत क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही अच्छे से तसल्ली में इसको डिटेल में देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है, साइंटिस्ट इंजेक्ट राइनो हॉर्न्स विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू फाइट पोचिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या काम कर रहे हैं, जो राइनो होता है, जो गेंडा होता है, उसके अंदर में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है इंजेक्ट किया जा रहा है। और इन रेडियो जो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनका इंजेक्ट करने का बिल्कुल उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी इन राइनोस को, इन गेंडों को जब भी कोई मान लीजिए शिकारी जो पोच करके लेके जाते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, तो अगर इनके जो स्पीसीज़ हैं, जो प्रजाति हैं, इनके बॉडी में अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उस राइनो को क्या कर पाएंगे, रेस्क्यू कर पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि जो पोचर है वो कहाँ पर उसको लेकर के जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो रिसर्च है वो राइनो के ऊपर की जा रही है। आने वाले समय में इसको और भी स्पीसीज़ के ऊपर में, और भी जो प्रजातियाँ हैं, एनिमल्स है, उनके ऊपर में इसको क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा और उनमें भी इन तरीके के इंजेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। तो काफ़ी अलग तरीके का ये पूरा सेटअप है, बट ज़रूरी है क्योंकि शिकार की वजह से बहुत ज़्यादा राइनो की आबादी भी कम हो रही है और ओवरऑल सारे जो एनिमल्स हैं, एक जो चेन होती है ना एनवायरनमेंट की, वो डिस्टर्ब होती है। अभी लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़ायदे के ऊपर में ध्यान देते हैं, इस वजह से वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जब भविष्य में इन सभी स्पीसीज़ की कमी हो जाएगी और ये जो चेन जो है बेसिकली एनवायरनमेंट का, जो कि फूड चेन होता है, हर इंसान, हर जो जानवर है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, ये जो पूरा इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो जाएगा आने वाले भविष्य में, तो क्या उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आगे उसका क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज न्यूज़ छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात एनटीए रिफॉर्म को लेकर के की जा रही है। यहाँ पर मांगा गया है सजेशन, किससे, पेरेंट्स से और स्टूडेंट से। यहाँ पर एक कमेटी बैठ रही है जिसको इसरो चीफ जो रह चुके हैं राधा कृष्णन जी, तो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं ये राधा कृष्णन, इनके बारे में हमने बात की थी। ये जो है एनटीए के सुधार, एनटीए में किस तरीके से सुधार किए जा सकते हैं उसके लिए एक कमेटी बनी है, उसमें ये जो है हेड है, ठीक है। तो ये इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं राधा कृष्णन जी, इनका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एनटीए में सुधार के लिए जो पैनल बैठा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 7 मेंबर की कमेटी बैठी है और उन्होंने टाइम दिया है 27 जून से लेकर के 7 जुलाई तक, यानी कि यहाँ पर लगभग ये जो पूरा आपको 10 दिनों का समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन मांगी गई है स्टूडेंट से, साथ के साथ में जो पेरेंट्स हैं उनसे, कि किस तरीके से एनटीए में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एनटीए के ऊपर में बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है। अभी हमने देखा यूजीसी नेट का भी एग्जाम है, वो भी एक तरीके से क्या हुआ, पेपर लीक का मामला आया, फिर उसको भी कैंसिल करना पड़ा। री एग्जाम कंडक्ट होने वाला था नीट का, उसको भी हमने क्या किया, कैंसिल किया। और नीट का जो पुराना मुद्दा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो एनटीए के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठा है। पहले जनरली जो होता था नीट यूजी का भी एग्ज़ाम जो है वो जो बड़े बड़ी मेडिकल कॉलेजेस होते थे वो अपने लेवल पे कराते थे, स्टेट गवर्नमेंट वो अपने लेवल पे कराती थी। बट कुछ साल पहले हमने क्या किया कि नेट जैसी, एनटीए जैसी एक अलग से हमने एजेंसी बना दी जिसने टॉप मोस्ट लेवल पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ली, जिसमें बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को एनटीए कंडक्ट कराता है। CSI वगैरह, CSIR के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर नीट का एग्ज़ाम हो गया, जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो गया। बड़े बड़े लेवल पे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक तरीके से होते हैं वो कंडक्ट कराने का काम किसका हो रहा है, अभी एनटीए का हो रहा है। लेकिन एनटीए की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और अभी इस तरीके के बहुत सारे मामले आए हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो पैनल बनी है राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में, उन्होंने जो है पेरेंट्स से और स्टूडेंट से रिकमेंडेशन मांगी है। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, या जब हम बात करते हैं कि पीपल सेंट्रिक स्कीम की, तो वहाँ पर यानी कि जनता पर केंद्रित होकर के जब भी स्कीम्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से जिनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिनके लिए ये रिफॉर्म किया जा रहा है, उनको ही शामिल करना अपने एक तरीके से सजेशंस में, अपने रिकमेंडेशन में बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है।
साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो है नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाता है। नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है वो अभी भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस अपने लेवल पे कंडक्ट कराते हैं और नीट यूजी का एग्ज़ाम एनडीए कंडक्ट करा रहा है। तो जब भी नीट पीजी के एग्ज़ाम की बात आती है तो उसमें इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ दिखाई नहीं देती है। तो इसको लेकर के भी बात करने की बात की गई कि क्या वापस से प्रोसेस जिस तरीके का पहले था उसको करना ज़रूरी है या एनटीए को और कितना मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर में ये जो पैनल है वो बैठा है। हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसरो के पूर्व चीफ राधाकृष्णन जी जो हैं इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान जी, पिछले बार भी यही थे, इस बार भी धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है वो शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। और देखते हैं कि एनटीए के ऊपर में अब क्या रिफॉर्म निकल करके आता है और फिर किस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है इसको गवर्नमेंट जो है वो सेटल डाउन करती है। ठीक है, चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। ये जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है पहला फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ पर है तो लखनऊ जो है वहाँ पर है। नेशनल लेवल पे जो बॉटनिकल रिसर्च है, जितने भी पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी यहाँ पर रिसर्च की जाती है तो लखनऊ में नेशनल हमारा बॉटनिकल रिसर्च यानी कि NBRI है, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये मिलकर के CSIR के साथ में क्या कर रहा है, जगन्नाथ टेम्पल में जितने भी फ्लावर की प्लांटेशन होने वाली है उसको लेकर के पूरा रिसर्च करने के लिए जा रहा है। बेसिकली ऐसे फ्लावर, जगन्नाथ टेम्पल पहली बात तो कहाँ है, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है। आप सभी को मालूम होना चाहिए हर साल जो है एक बार पट खुलता है और भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा निकलती है। लाखों करोड़ों लोग उसमें भाग लेते हैं, वो पूरी रथ को खींचने के लिए दौड़ मची रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि वो निकलते हैं, उसके बाद वो कुछ दिन अपनी मासी के पास रहते हैं और फिर वापस से वो जाते हैं और जगन्नाथ टेम्पल में, और वो उनके साथ में उनके भाई जो हैं बलराम और साथ के साथ में उनकी बहन सुभद्रा होती हैं। तो इस तरीके के पूरा ये जगन्नाथ टेम्पल में जो ये कल्चर और रिचुअल से रिच पूरा ये टेम्पल है, वहाँ पर इस तरीके की रिचुअल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। और ये जो पूरा परंपरा है वो 12th सेंचुरी से चली आ रही है। ठीक है, तो बहुत पुरानी ये परंपरा है। 12वीं शताब्दी से लगभग ये सारे जो रिचुअल्स हैं वो क्या किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ के राजा महाराजा जो हुआ करते थे उन समय से लेकर के। तो अभी वहाँ पर पहले से भी वैसे जगन्नाथ टेम्पल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जैसे कि पूजा पाठ करने के लिए जो स्पेशल जो फूल होते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल होता है, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, रजनीगंधा वगैरह, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल्स होते हैं। तो टेम्पल्स में जनरली वो दिखाई देते हैं। अभी फ़िलहाल जो NBRI है और CSIR है वो बेसिकली अभी हमें मालूम है कि जगन्नाथ टेम्पल का पूरा रिनोवेशन हो रहा है और वहाँ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो कैसे हम नई नई तरीके की स्पीसीज़ या फिर ऐसे पौधे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं, जो कि 12th सेंचुरी एरा में हुआ करते थे, तो उनको ग्रो करने के लिए, उनका प्लांटेशन करने के लिए किस तरीके से वो आज के समय में क्लाइमेट में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, या पहले से जो उस टेम्पल में फ्लावर्स है उनको किस तरीके से ग्रो करा सकते हैं और बेटर वे में, इन सब के ऊपर में रिसर्च करने के लिए जा रही है। तो NBRI और CSIR यानी कि सेंट्रल जो हमारा साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च है वो मिल करके क्या कर रहा है, इसके ऊपर में काम कर रहा है। दो तरीके के फ्लावर्स के ऊपर में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक तो मौर्या फ्लावर है और दूसरा है दौना। दौना या दयाना भी इसको बोला जाता है। तो फ्लावर का नाम है मौर्या, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मौर्या और द्वाना, ये जो द्वाना भी बोलते हैं इसको, दयाना भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं दौना। ठीक है, तो ये जो फ्लावर्स है बेसिकली यहाँ पर इस टेम्पल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और इनके ऊपर ही बात की जा रही है। ठीक है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे कि आप मैरीगोल्ड है जो कि गेंदे का फूल होता है, ट्यूबरोज हो गया यानी कि रजनीगंधा, और इस तरीके के जैस्मीन, ये सारी प्लांट को किस तरीके से यहाँ पर पूरा लगाना है। एक तो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और ग्रीनरी लगाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। साथ के साथ में अगर आप कल्चरल चीज़ों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कल्चरल हमारा जो कल्चर है उसको और ज़्यादा इस तरीके से बॉटनी के थ्रू या फिर पेड़ पौधे सौंदर्यीकरण की तरफ से हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट भी रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है और एनवायरनमेंट को फ़ायदा होने के साथ साथ में जो लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता ही होता है। और 12th सेंचुरी की चीज़ों को हम फिर से ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्टोरिकल एक तरीके से बैकग्राउंड रहा है उसके भी साथ हम जुड़े रहते हैं। मॉडर्नाइजेशन का जितना ज़माना है, जितनी तेज़ी से देश जो है और विश्व जो है वो आगे भाग रहा है, हम पीछे की जितने भी हमारी चीज़ें हैं ना कहीं छूटती चली जाती हैं। हमारा जो मूल होता है, हमारा जो रूट ओरिजिन होता है, वो पिछले एरा की जो सादगी है ना वो कहीं ना कहीं छूटती जाती है जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सौंदर्यीकरण करके और एक वही 12th सेंचुरी वाला एरा क्रिएट करके हम वो पीस चाहते हैं। बेसिकली टेम्पल वगैरह में आप जाएंगे, वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत पीसफुल माहौल होता है।
चाहे वहाँ पर कितनी भी भीड़ हो, बट अब अगर आप किसी टेंपल में जाएंगे ना, भीड़ आपको हज़ारों की संख्या में दिखे, लेकिन एक कोना आपको मिल गया जहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी है और आप वहाँ पे शांति से बैठ जाओ, या आप मंदिर के अंदर में ही बैठ जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा इनर पीस महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं कहीं ना कहीं माइंड को शांत रखने के लिए, जितनी दौड़ भाग भरी इतनी दुनिया है। और साथ के साथ ये एनवायरनमेंट के लेवल पे इस तरीके की रिसर्च हो रही है, तो फ़ायदा तो है ही। तो ध्यान में रखिएगा कौन कर रहा है ये, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड CSIR करके उड़ीसा के जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नाम क्या है गार्डन का, तो कोयली बैकुंठा गार्डन है ये, जहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार पहले भी चीज़ें की जा चुकी हैं, और अभी फ़िलहाल जो है वो और भी वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर इस गार्डनिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर एक और स्पेशल फूल जो है वो लगाने की बात की जा रही है, नमो 108 कमल की एक प्रजाति, पिछले साल ही ये न्यूज़ में थी, इसको CSIR ने बनाया था। ऐसा कमल जिसका 108 पंखुड़ियाँ हैं, तो इसको हमने नाम क्या दिया था, CSIR ने इसको डेवलप किया था, नमो 108 नाम दिया गया था। तो यहाँ से आपके लिए पूछा जा सकता है कि किसकी प्रजाति है ये, तो नमो 108 जो है वो कमल की प्रजाति है, इसको भी CSIR ने ही डेवलप किया था। और ये भी जो है ये पूरे मंदिर जो जगन्नाथ टेम्पल वाला एरिया है उसके पूरे आपको सराउंडिंग्स में दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कौन ये रिसर्च कर रहा है और किस लिए किया जा रहा है, टू प्रमोट ग्रीनरी एक तरीके से, और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एरा में जो चीज़ें थी उसको आज के ज़माने से जोड़ने के लिए। ठीक, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की जा रही है अपरोर इन पार्लियामेंट एज अपोजिशन रेज नीट UG इश्यूज़। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि विपक्षी पार्टी की एक सांसद हैं, राज्यसभा में जो है सेशन हो रहा था। जैसे कि हमने देखा कि कल द्रौपदी मुर्मू जी ने, परसों यानी कि जो कल की न्यूज़ में डिस्कस किया हमने, कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सदन की पहली, दोनों ही सदनों की एक तरीके से संयुक्त अध्यक्षता की थी। हमने कल डिस्कस किया था कि जब कोई टॉपिक होता है, कोई विधेयक होता है, उसके ऊपर में अगर जॉइंट सेशन बुलाना होता है तब आर्टिकल 108 का यूज़ किया जाता है। बट अगर मान लीजिए कि नई लोकसभा बनी है और जो नया सेशन शुरू हो रहा है, नया सत्र शुरू हो रहा है, जैसे अभी जो है ये पूरा नई गवर्नमेंट बनने के बाद में अभी लोकसभा राज्यसभा दोनों का काम चीज़ हो गया है, सदस्यता सबने ग्रहण कर ली है। अब जो ये नया टेन्योर शुरू हो रहा है तो राष्ट्रपति जो है वो पहले दोनों ही जॉइंट कमीशन बनाते हैं, यानी कि दोनों ही पार्लियामेंट के लोग होते हैं वहाँ पर, और वो राष्ट्रपति जी उनको संबोधित करती हैं। ठीक है, तो सदन का जो पहला सत्र होता है उसका संबोधन जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल काम आता है, 87 का क्लॉज 1। तो आर्टिकल 87 का क्लॉज 1 जो है वो जब पहला सदन का सत्र शुरू होता है तो उस पहले सत्र के पहले दिन जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों को जॉइंटली बुला करके वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनको एड्रेस करते हैं, अपनी गवर्नमेंट की पुरानी उपलब्धियों को गिनाते हैं और आने वाले समय में क्या विज़न है गवर्नमेंट का इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जैसे लोकसभा में ये पूरा काम काज शुरू हो गया है, वैसे ही राज्यसभा में भी अब पूरा सेशन जो है पार्लियामेंट का वो शुरू हो गया है। मॉनसून सेशन जो है ये, क्योंकि बारिश का समय, मॉनसून का सेशन है, तो ये जो सेशन शुरू हुआ राज्यसभा का, सबसे पहला हाईलाइटेड मुद्दा क्या रहा, नीट का एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम हाईलाइटेड क्यों रहा, क्योंकि इसमें लगभग 23 लाख बच्चों का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है और अपोजिशन जो है इसको बहुत ही ज़्यादा उठा रहा है ना। और अपोजिशन पार्टी की एक सांसद हैं, उन्होंने बोला कि सारे टॉपिक्स जो भी हैं उन सभी को साइड में रखिए, सबसे पहले डिस्कशन करिए नीट एग्ज़ाम के बारे में, इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्यों इस तरीके से पेपर लीक के केसेस हो रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, तो आगे क्या गवर्नमेंट ने सोच रखा है। तो बेसिकली पार्लियामेंट में तो यही होता है, सत्ताधारी पक्ष से विपक्ष जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन आर करता है। बेसिकली इसको आप सत्ता और विपक्ष ना समझ के ऐसा समझिए कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जिसको बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारा वो क्या है, एक तरीके से लेजिस्लेटिव जो है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी काम अगर सरकार कर रही है तो विधायिका में जितने भी सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा में उनको बताना पड़ेगा कि हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से जनता के मुद्दों को हम सीरियसली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या स्कीम्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दा निकल करके आया, राज्यसभा सांसद जो हैं उन्होंने जो रूल है 267, आर्टिकल नहीं, ध्यान रखिएगा, रूल जो है पार्लियामेंट का 267, इसके तहत में इन्होंने बोला कि नीट एग्ज़ाम के ऊपर में सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का रूल 267 क्या है भाई, तो देखिए सबसे पहले जब सत्र स्टार्ट होता है ना तो कुछ लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कभी पढ़ने के लिए जाते हैं, मोस्टली बेटर तरीका तो यही है कि जब आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली कोई टारगेट बना रहे हैं, तो बेटर वे क्या होता है पढ़ने का कि आप सुबह जब बैठे हैं अपनी डेस्क के ऊपर में, आपके
पास एक स्ट्रक्चर, एक शेड्यूल होना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे आज इस पूरे दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल होता है बिल्कुल उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा का भी शेड्यूल होता है। वहाँ पर चीज़ें लिखी होती है कि हम इतना क्वेश्चन आवर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अपना जो 0 आवर होगा उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो सदन का जो है शेड्यूल पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन जो शेड्यूल डिसाइडेड है, अगर इन सभी शेड्यूल्स को, इन सभी टॉपिक्स को साइड में रख के किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर में रूल 267 का यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल 267 ऑफ राज्यसभा क्या कहता है कि सारे मुद्दों को साइड में रख कर के महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है जो कि देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर में चर्चा करना चाहिए, ये रूल 267 कहता है। और इसके तहत ही जो है सांसद विपक्षी पार्टी की, उन्होंने बोला कि सारे मुद्दों को आज साइड में रखते हैं और सबसे पहले नीट एग्ज़ाम के ऊपर में चर्चा करते हैं। फिर वो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा में है खड़गे जी, वो वेल में चले गए, जो बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है पीठासीन अध्यक्ष बैठते हैं और यहाँ पर ये जो एरिया होता है इसको कहा जाता है वेल। यहाँ पर सभी को जाने की परमिशन नहीं होती है। बेसिकली पार्लियामेंट की जो भी काम होते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा जाता है उस सारी चीज़ों के बारे में। सदन की कार्यवाही यहाँ पर बैठे लोग लिख रहे होते हैं। वेल में जाने की अनुमति नहीं होती है। कई लोग यहाँ पर अगर पहुँच जाते हैं तो वो जो स्पीकर जो बैठा हुआ है पद पर, उसकी एक तरीके से क्या माना जाता है कि उन्होंने उसकी इंसल्ट की है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और फिर ये सेशन को एक तरीके से क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल कर आया, जो रूल 267 है राज्यसभा का, वो, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। और नीट एग्जाम से रिलेटेड है, चर्चा चल ही रही है हर दिन और इसके ऊपर नए नए अपडेट्स आपको मिल ही रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको याद रखना है रूल जो 267 है राज्यसभा का, उसको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करना होता है, बाकी सारे टॉपिक्स को साइड में रखा जाता है और रूल 267 का यूज़ करके राज्यसभा में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में डिस्कशन किया जाता है, ठीक। आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें। चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, हमने ये परसों डिस्कस किया था इसको, आई थिंक कि जो परसों या फिर कल डिस्कस किया था हमने, कि जो यूएसए है उन्होंने अपना एक रिलीजियस रिपोर्ट निकाली है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के। इसका नाम रखा है रिपोर्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम 2023। और ये 2023 का जो रिपोर्ट है, इसमें यूएसए ने एक तरीके से इंडिया के ऊपर में बहुत सारी बातें बोली हैं। यहाँ पर बोला है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, साथ के साथ में माइनॉरिटीज़ जो है वो खुल करके रह नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत डर के माहौल में वो रह रहे हैं। CAA जैसे कानून में कुछ स्पेशल जो लोग हैं उनको ही बात की गई है शामिल करने की। और जो भारत है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनने की बातें कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर में रिलीजियस जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इसके बारे में यूएसए ने अपनी रिपोर्ट दी थी, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे और बोला गया था कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उनको राइट टू स्पीच जो है उनसे छीना जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो यूएसए ने इंडिया के लिए जारी किए थे और अभी उसी का जवाब जो है वो हमारे मिनिस्टर होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं उनको देना होता है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं उन्होंने, रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने इस चीज़ का क्या किया है, एक तरीके से जवाब दिया है। पहली बात तो ये बोली है कि कोई भी अदर कंट्री है वो इंडिया की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के ऊपर में इस तरीके से उनके इंटरनल मैटर्स में बात नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा एंगल, ये जो रिपोर्ट लाई गई है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सोच दृष्टिकोण को दिमाग में रख करके लाई गई है। केवल नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखा गया है और उसी को हाईलाइट किया गया है, जबकि जो मेन मुद्दा है वो ऐसा नहीं है। और इंडिया जो है वो सभी धर्मों को लेकर के चलता है। हमारे पास में आर्टिकल 25 to 28 जो है वो राइट टू रिलीजन के बारे में ही बात करता है। अलग अलग तरीके से हमने सभी धर्मों को अपने अपने रिचुअल्स को मानने की आज़ादी दी हुई है। तो इन तरीके की चीज़ों की का यूज़ करके बेसिकली क्या किया गया है, अपने आप को हमने कन्फ्रंट करने की एक तरीके से या फिर अपनी सफाई देने की बात की है। साथ के साथ में यूसीसी के बारे में भी बोला है इन्होंने कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है DPSP में, आर्टिकल आपका कौन सा है 44, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका यूसीसी है इसके बारे में बात की गई है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं और हम सभी धर्मों को समानता के साथ लेकर के चलने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अलग अलग धर्म में अगर शादी विवाह से रिलेटेड मुद्दे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनका जो ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसका हनन होता है। तो ये सारी चीज़ों का आप दूसरा एंगल भी देखिए, बजाय
इसके कि क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के आप दूसरे एंगल्स को भी देखने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से जो है वो हमारे सेक्रेटरी साहब जो है फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सर्विसेज के या फिर वो कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस तरीके से इंडिया को क्या किया है, बेसिकली इंडिया को सफाई देने की बात की है और यूएसए के लिए इस सारी चीज़ों को बोला है। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, यहाँ पर आपको जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमी की बात आती है या फिर यहाँ पर बात आती है सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर क्या मुद्दा निकल करके आता है, टेररिज्म। टेररिज्म जो है वो बहुत ही बड़ा एक तरीके से इशू है इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर किसकी रिपोर्ट है, बेसिकली FATF की रिपोर्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर बात की गई है इंडिया अचीव आउटस्टैंडिंग आउटकम इन FATF इवेल्युएशन। तो अभी FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने क्या किया है, एक तरीके से अपनी इवोल्यूशन की है, अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने पिछले समय में क्या ग्रोथ रही है इसके बारे में बात की है, कितना डेवलपमेंट हुआ है टेररिज्म को रोकने में और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने में। तो इसके लिए जो रिपोर्ट लाई गई है उसमें इंडिया की एक तरीके से अप्रिशिएट किया गया है इंडिया को, और FATF ने अपना 2023-24 का जो पूरा ये जो इवोल्यूशन लाया है उसमें बोला है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाए, ये पूरा जो सेशन है वो जून 26 से लेकर के 28 तक चला और इसमें इंडिया को एक कैटेगरी में रखा गया है। उस कैटेगरी का नाम क्या है, रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी। तो एक कैटेगरी जो होती है रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, जिसमें कि FATF ने इंडिया को रखा है, ये बेसिकली क्या है, तो रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी ये है कि यहाँ पर इंडिया को बार बार एक तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और 2027 तक जो है FATF फाइनल एक तरीके से इंडिया के ऊपर में बात करेगा और इस कैटेगरी के अंदर जितने भी देश हैं उनके ऊपर टेररिज्म, उनके यहाँ पर किस तरीके से कम हो रहा है या फिर फंडिंग जो है आतंकवाद को, उस पर काम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इन सब का एक तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में इंडिया को भी रखा गया है और बाय 2027 यानी कि 2027 में FATF इसके ऊपर में फाइनल जो है अपनी वर्डिक्ट देने वाला है। तो पहले ये भी याद रखिएगा कि इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितने भी हम G20 जो कंट्रीज़ की बात करते हैं उसमें इंडिया जो है काफ़ी अच्छी एक तरीके से पोजीशन होल्ड कर रहा है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आतंकवाद की और इसकी फंडिंग को रोकने की। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है बेसिकली वो बनाया ही इसीलिए गया था कि जो जितना भी आतंकवाद से रिलेटेड मुद्दा है या फिर आतंकियों को फंडिंग करने का, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह पे हमेशा एलिगेशन लगता है कि वो क्या करता है, टेररिज्म को फंडिंग करता है। साथ के साथ में FATF अपनी लिस्ट लेकर के आती है, ब्लैक लिस्ट होता है और ग्रे लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट में बेसिकली ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके ऊपर में डाउट होता है कि यहाँ पर फंडिंग हो रही है, ये कंट्रीज़ जो है वो फंडिंग कर रही हैं टेररिज्म को। और ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर बिल्कुल श्योर होता है कि ये कंट्री जो है वो टेररिज्म को फंडिंग कर रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनको कभी शामिल किया जाता है, कभी निकाला जाता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और आप मान लीजिए साउथ कोरिया की बात करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो ब्लैक लिस्ट में रहेगा। ईरान वगैरह को भी कभी कभी डाल दिया जाता है। तो हमेशा जो है वो इससे कोई नई कंट्री बाहर आती रहती है, उसमें ऐड होता रहता है। ये करंट का मुद्दा होता है जिसके ऊपर में हमको बात करनी होती है। फिलहाल अगर हम बात करें FATF के बारे में, तो FATF की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1989 में। 1989 में FATF जो है वो बना, जो भी आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और इसमें भारत कब शामिल हुआ है, तो यहाँ पर भारत जो है वो 2010 में शामिल हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि FATF में भारत जो है वो कब सदस्यता ग्रहण की है, तो 2010 में इंडिया को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि 1989 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बात करें कि कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 40 मेंबर्स जो हैं वो FATF में हैं, जिनमें से 38 तो कंट्रीज़ हैं और 2 आपको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन दिखाई देगा और साथ के साथ में जो गल्फ़ कोऑपरेशन है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यानी कि GCC ये आपको दिखाई देगा। साथ के साथ में यूरोपियन यूनियन यहाँ पर है यानी कि EU और बाकी 38 देश आपको दिखाई देंगे। इंडिया इसमें कब शामिल हुआ है, तो 2010 में जो है वो भारत को
इसमें शामिल किया गया है। और 2010 से ही भारत के साथ साथ बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं, FATF के थ्रू देखते हैं कि कहाँ पर टेरर फंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ध्यान में रखिएगा, जो 2010 में जब इंडिया शामिल हुआ था तो 34th कंट्री के रूप में इंडिया जो है वो FATF में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। FATF 1989 में स्थापना हुई है और बेसिकली जो है ये जो है टेरर फंडिंग, आतंकवाद को रोकना कैसे है, आतंकवाद की फंडिंग को किस तरीके से रोकना है, इसके ऊपर में साथ के साथ अगर कोई देश जो है वो इस तरीके से शामिल होता है इन सारी चीज़ों में, तो जब हम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट देखते हैं तो उसमें जब शामिल कर दिया जाता है किसी देश को तो फिर क्या होता है, उन देशों के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं। तो वो देश जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, या फिर उन देशों को जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डेट वगैरह देगी तो उसको देखेगी कि FATF ने उसको किस कैटेगरी में डाल रखा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर में बात की जाती है। तो डेफिनेटली कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि कोई भी FATF के अंदर में वो ब्लैक लिस्ट में आए या फिर ग्रे लिस्ट में आए। हमेशा हर कंट्री की यही कोशिश रहती है कि वो टेररिज्म को कहीं ना कहीं ख़त्म करे, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाली कैटेगरी से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 साइंस से रिलेटेड है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बात की जा रही है साइंटिस्ट इंजेक्ट राइनो हॉर्न्स विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल टू फाइट पोचिंग। यहाँ पर पोचिंग क्या होती है, शिकार करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइनो की पोचिंग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, राइनो यानी कि जो गेंडा बोला जाता है, उनके बॉडी के अंदर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, अगर ये मटेरियल इनके ऊपर में डाले जा रहे हैं इनके बॉडी के अंदर में, तो क्या होगा, जब भी इन राइनोज की अगर पोचिंग होती है तो क्या होगा, जहाँ पर भी पोचर उनको लेकर के जा रहा है तो वन विभाग के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कैच कर पाएंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू कि पर्टिकुलर राइनो जो है वो कहाँ लेकर जाया जा रहा है, तो उनको रेस्क्यू करना आसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल अभी 20 जो राइनोज है उनके ऊपर में रिसर्च की जा रही है। आगे चल करके इसको एलिफेंट वगैरह के ऊपर में भी क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, और फिर निकाल कर लेके आया जाएगा कि ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है। बेसिकली ये जो पूरा काम है वो अफ्रीका के अंदर में चल रहा है। तो साउथ अफ्रीका जो है इस तरीके का काम करने वाली अभी पहली कंट्री बनी है। तो आपको यहाँ पर वनडे एग्जाम्स में या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइनो को रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कौन इंजेक्ट कर रहा है, तो नाम याद रखिएगा उस कंट्री का, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड राइनो की संख्या की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा राइनो आपको साउथ अफ्रीका में दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर बात की जा रही है कुछ डाटा की, तो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी तक जो है यहाँ पर राइनो की जो संख्या थी वो लगभग कितनी थी, यहाँ पर 5 लाख जो है वो राइनो की संख्या थी 20th सेंचुरी में। लेकिन जैसे जैसे हम अभी बढ़ रहे हैं आगे 21वीं शताब्दी की तरफ, राइनोस की संख्या जो है वो 5 लाख से घट करके अब कहीं ना कहीं 16,000 के ऊपर में आ गई है। स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात करें तो राइनो कहाँ कभी 5 लाख हुआ करते थे और अब वो 16,000 पर आ गए हैं। तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहे हैं, और उनके ख़त्म होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो पोचिंग है, शिकार है। क्योंकि इनके जो सींग होती है, एक जो बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है हॉर्न जो होता है, उसकी भी एक तरीके से तस्करी की जाती है। और राइनो जो है बहुत बड़ा जानवर है, तो अलग अलग लेवल पे तस्करियाँ होती रहती है। इंटरनेशनल लेवल पे तो जो लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना वगैरह, वो कुछ भी खाते हैं, मतलब तो राइनो वगैरह हो गया, मीट वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता होगा डेफिनेटली। इस वजह से इनका पोचिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह इस वजह से क्या हो रहा है कि संख्या इनकी बहुत तेज़ी से घटती जा रही है, स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर इसीलिए काम किया जा रहा है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू उनके अंदर में ये सारे मटेरियल इंजेक्ट किए जाएंगे, सो दैट जब भी पोचिंग हो उनकी तो पता लगाया जा सके कि कहाँ पर वहाँ लेके जाया जा रहा है इन राइनोस को। अब अगर हम बात करें कि राइनो की कैटेगरी के बारे में, कितनी प्रजातियां हैं और IUCN स्टेटस, साथ के साथ में जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें क्या स्टेटस है, क्योंकि जो राइनो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पे काजीरंगा जो है वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो राइनो दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी जगह पर आपको दिखेंगे असम में, बट काजीरंगा नेशनल पार्क स्पेशली वन हॉर्न राइनो के लिए ही फेमस है। तो अगर हम बात करें कि गेंडा जो है वो इसकी लगभग 5 प्रजातियां आती हैं। ठीक है, तो 5 प्रजातियों में आपको सबसे बड़ा जो सींग वाला गेंडा है वो कौन सा है, जिसको असुरक्षित कैटेगरी में रखा गया है IUCN की, ये है। साथ के साथ में आपको सुमात्रा गेंडा भी दिखेगा, सुमात्रन बोलते हैं उसको, जावा गेंडा बोलते हैं, और काला अफ्रीकी गेंडा यानी कि ब्लैक कलर का जो अफ्रीका में पाया जाता है वो। तो 4-5 इनकी प्रजातियां हैं। साथ के साथ में वाइट कलर का भी ये होते हैं, तो वाइट एंड ब्लैक होते हैं। जावा में पाए जाने वाले जो राइनोस होते हैं उनको जावा राइनो
राइनो बोला जाता है, सुमात्रा में जो पाए जाते हैं सुमात्रा राइनो। और जो है ये पूरे के पूरे IUCN स्टेटस भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बात करें बड़ा एक सिंग वाला जो राइनो होता है वो IUCN में असुरक्षित है बेसिकली, ठीक है। और साथ के साथ में अगर बात करें सुमात्रन जो गेंडे हैं राइनोज हैं वो आपको दिखाई देंगे संकटग्रस्त स्थिति में, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड जो है वो कैटेगरी में उनको डाला गया है, सुमात्रन जो राइनो होते हैं उनको। अगर हम बात करें जावा गेंडा तो ये भी असुरक्षित की कैटेगरी में आते हैं। असुरक्षित कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अभी ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही होने को आ रहे हैं, हाँ, लेकिन चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं ये एक समय के बाद में ख़त्म होने लग जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ में अगर बात करें कि जो अफ्रीका में जो ये काले गेंडे जो हैं यानी कि ब्लैक राइनोस जो पाए जाते हैं वो भी क्या है गंभीर रूप से एक तरीके से संकटग्रस्त हैं, यानी कि बोलना चाहिए कि बहुत ही एक तरीके से संख्या इनकी बहुत तेज़ी से कम हो रही है इस मामले में, ठीक है। साथ के साथ में जो वाइट राइनो हैं वो भी खतरे के करीब में है, तो नियरली एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं इस तरीके के, ठीक है। तो IUCN स्टेटेड भी कई बार पूछ लिया जाता है, और अगर 4-5 प्रजातियाँ हैं तो मैच करने के लिए आता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक सिंग वाला जो बड़ा गेंडा होता है उसके लिए असुरक्षित कैटेगरी है, सुमात्रा गेंडा भी है जो वो कि संकटग्रस्त कैटेगरी में है, जावा गेंडा जो है असुरक्षित है, ब्लैक अफ्रीकी गेंडा जो है संकटग्रस्त है, और सफ़ेद अफ्रीकी गेंडे जो है वो खतरे के करीब हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी भी एक बार दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारत में बोला जाए कि कौन सी गेंडा है, तो भारत में गेंडों की सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर स्टेटमेंट वाइज बन जाए। दूसरी बात यह है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ी संख्या में एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, लगभग 70 to 80% वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन लिखी हुई है 90% की, और लगभग इनकी संख्या जो है वो 2600 के करीब है इंडिया के अंदर में वन हॉर्न राइनोस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि IUCN स्टेटस में वन हॉर्न राइनो को रखा गया है, लेकिन WPA जो है हमारा यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन सी कैटेगरी में है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का 1972 उसमें जो वन हॉर्न राइनो है उनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, और शेड्यूल 1 में जिन भी प्रजाति को स्पीसीज़ को रखा जाता है उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भी ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अब हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी IR से रिलेटेड है, SCO के बारे में बात की जा रही है। GS पेपर 2 में इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो SCO जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि अभी नरेंद्र मोदी जी को जाना था बट उन्होंने मना कर दिया, शायद अभी इटली घूम के आए हैं तो मन नहीं होगा, थक गए होंगे फाइनली। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, S जयशंकर साहब जो है SCO की मीटिंग में जा रहे हैं। ये जो मीटिंग है वो जुलाई 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 जुलाई को ये स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तो ये है कि इस बार मीटिंग हो कहाँ रही है संघाई कॉरपोरेशन की, यहाँ पर तो सबसे पहले SCO की मीटिंग हो रही है कजाकिस्तान में, याद रखिएगा कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है वो मीटिंग हो रही है। यहाँ से आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर आपके PCS वगैरह के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो कजाकिस्तान में SCO की मीटिंग होने के लिए जा रही है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब वो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी उसको किसने होस्ट किया था, तो नन अदर देन हम यानी कि इंडिया ने क्या किया था, होस्ट किया था 2023 की मीटिंग, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पर जब ये मीटिंग हुई थी तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वर्चुअल मीटिंग 2023 की इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, होस्ट किया गया था। इस बार कजाकिस्तान यानी कि उनकी जो एक जगह है वहाँ पर हो रहा है ये, तो पिछली बार इंडिया ने होस्ट किया था, मोदी जी इस बार नहीं जा रहे हैं, S जयशंकर साहब जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं SCO यानी कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2001 में जो है सबसे पहले तो बात की जा रही है कि इसके पहले जो थे कम सदस्य थे। 2001 में हमने क्या किया, 8 सदस्यों को शामिल किया। इनिशियली सबसे पहले 1996 में स्थापना हुई थी। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, लगभग 5 कंट्रीज़ जो थे जिसको संघाई 5 बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 3 जो है वो तो तान दिखाई देंगे, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और क्या
ताजिकिस्तान और फिर चाइना और रशिया। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर 1996 में क्या किया था, एससीओ का फॉर्मेशन किया था। फिर ये धीरे धीरे संख्या जो है 5+ होने लग गई, अभी रिसेंट में 8 है और ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो फिर 2001 में इसकी संख्या क्या हो गई, 8 सदस्य इसमें हो गए और फिर यहाँ पर कई सारे सदस्यों को शामिल किया गया। 2015 में जो है वो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो है कब शामिल हुआ है। तो एससीओ का मेंबर भारत बना है 2015 में, और भारत अकेला नहीं गया है, अपना जो पड़ोसी भाई है उसको भी लेकर गए हैं हम, यानी कि पाकिस्तान। तो 2015 में एससीओ की मेंबरशिप इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी ग्रहण की, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम अगर बात करें कि रिसेंट में 2021 में ईरान जो है वो एससीओ का मेंबर बना है। तो याद रखिएगा अभी लगभग कितने देश हो गए हैं, अभी हम बात करें तो चाइना, भारत, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर आपका आ जाएगा कौन, ईरान जो अभी रिसेंट में है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, उज्बेकिस्तान। यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर ईस्टर्न एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं वो दिखाई देंगे, अभी मैं मैप के थ्रू भी दिखाऊंगी। ठीक है, बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी जो है कुछ नए भी स्टेट्स कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं। जो लिस्ट में कौन कौन है, बेसिकली आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, ये सारे। पर्यवेक्षक की बात करें कि कई बारी होता है कि कई सदस्य जो हैं वो मेंबर नहीं होते हैं, यानी कि कई कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर नहीं होती हैं, फिर भी उनको बुलाया जाता है एज अ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया को पिछली बार ही बुलाया गया था। अब इस बार जो होगा उसमें देखा जाएगा कि नए लोग कौन हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सभी मुद्दों के ऊपर में एससीओ में जितने भी देश हैं वो सभी मुद्दों के ऊपर में बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स के ऊपर में, इकोनॉमी के ऊपर में, सिक्योरिटी के ऊपर में, किस तरीके से हम कनेक्टिविटी लेकर के साथ चल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, शांति सुरक्षा किस तरीके से लानी है, डेमोक्रेसी इन पूरे एरियाज़ में कैसे बना के रखनी है। वो अलग बात है कि इसमें जो मेंबर्स हैं चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। यहाँ पे आप डेमोक्रेसी भूल जाइए, यहाँ पे आप भूल जाइए सिक्योरिटी, शांति। लेकिन जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिव यही लेकर के चलता है कि विश्व में शांति लेकर के आनी है। चाइना हमेशा ये बोलता है कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन फिर निकल करके आता है कि एक साइड हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के और है, मतलब कि बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। वो बात की बात है। बेसिकली एससीओ का वही ऑब्जेक्टिव है जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे फोकस देना है, इकोनॉमी में फोकस देना है, सिक्योरिटी पे फोकस देना है, एनवायरनमेंट के ऊपर में, पॉलिटिक्स के ऊपर में, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर में। तो इन सभी के ऊपर में बात करने के लिए ही एससीओ की मीटिंग होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, मैप, जिसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज़ दिखाई देंगी एससीओ की मेंबर कंट्रीज़। ये दिख रहा है आपको उज्बेकिस्तान, यहाँ पर रहा आपका कजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद में कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे जो है मेंबर कंट्रीज़ है किसके, एससीओ के। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ये रहा ब्लैक सी टर्की के पास में, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, काफ़ी दूर है, आपको यहाँ पर देखना है जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, एटलीस्ट वहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो स्थान हैं ये बेसिकली एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए है इतना ही, बहुत ही छोटी क्लास थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज चर्चा में थे दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर, उसको हमने डिस्कस किया है। मंडे से आपको बहुत ही नई चीज़ें मिलेंगी काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत वैल्यू एडिशन के साथ में, और प्लस प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, नोटबुक एस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए दिन में नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।